पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये लोग मरने वाले होते हैं। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो ये पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले इसका पहला पार्ट देख ले। हम देखते हैं कि सुबह होने लग जाती है और सूर्य उगते ही क्रिएचर्स वापस समुद्र की ओर लौट गए। धूप निकले तो उनकी त्वचा जलने की वजह से वे दिन में हमला नहीं कर पाते। अनारिस ने अपने तरह की चमत्कारी संवेदनशीलता दिखाते हुए क्रोनर के जख्मों की कुछ मरहम पट्टी की और ये देखकर डेविड और भी ज्यादा चकित हुआ। अब उसे यकीन हो गया था कि इस जीव में असाधारण गुण है, लेकिन असली समस्या ये थी कि वे इस लड़ाई को गोलियों और खाने के साथ जीत नहीं सकते थे। संसाधन कम थे और नजर आने वाला बचाव सूना था। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था, उसने समुद्र में एक जहाज देखा कि जरा सी उम्मीद जगते ही वो भीतर भागा और कुछ उपकरण लेकर समुद्र की तरफ सिग्नल देने का प्रयास करने लगा, पर क्रोनर ने उसे रोका। वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से चला जाए। उसी वक्त अचानक अनारिस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। शायद उसने महसूस कर लिया था। अनारिस ने क्रोनर को रोकने की कोशिश की। क्रोनर अब भी कभी कभी निर्दयता दिखाता रहा और अनारिस को खूब पीटा। अनारिस के प्रति उसकी क्रूरता विशेष थी और ये डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक दिन डेविड ने अनारिस को एक छोटी सी नाव दी जो उसने मछली की हड्डी से बनाई थी। अनारिस से उसका लगाव और भी गहरा हो गया। अनारिस ने डेविड को एक ऐसे हिस्से में ले गए जहाँ सचमुच एक पुरानी नाव पड़ी थी। वहाँ उसे डाइविंग सूट भी मिला। जब डेविड ने इस नाव के बारे में क्रोनर से पूछा तो क्रोनर ने स्वीकार किया कि उसे पता था। कुछ लोग पहले इस आइलैंड तक नाव से आने की कोशिश कर चुके थे, पर सुबह होने से पहले वे सब क्रिएचर्स के शिकार हो गए। उनका जहाज तूफान में डूब गया। कुछ को क्रिएचर्स ने घेर लिया। क्रोनर ने कहा कि जहाज में गोला बारूद भी था, पर सब डूब गया। सोचते हुए डेविड के दिमाग में एक ख्याल आया। यदि वे डाइविंग सूट के साथ पानी के नीचे उतरे तो शायद जहाज के अवशेषों में कोई उपयोगी चीज मिल सकती है, मसलन गोलियां, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक जो उनकी रक्षा आसान कर सके। क्रोनर ने शुरू में इनकार किया, पर डेविड अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था। कुछ दिनों बाद क्रोनर ने मान लिया। उसने कहा, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे जाओगे और जो कुछ मिलेगा उसे ऊपर खींच कर ला देना, मैं तुम्हें ऊपर से खींच लूंगा। पर क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्स निकाले और फिर डेविड को वो पानी में छोड़ दे ताकि वो मर जाए। डायनामाइट और संसाधन फिर क्रोनर के पास आ जाए और अनारिस फिर उसकी आज्ञाकारी बन जाए। वे दोनों नाव पर बैठकर जहाज के डूबे हिस्से की ओर गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और पानी के भीतर उतर गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि शिप बुरी तरह खंडर हो चुकी थी, पर किस्मत अच्छी थी, उसे कुछ डायनामाइट के डिब्बे मिल ही गए। पर तभी कुछ क्रिएचर्स उसके पास आ गए। घबराहट में वो गिरा। सूट भारी था और वो तुरंत हिल नहीं पाया। क्रोनर ऊपर से डेविड के सिग्नल का इंतजार कर रहा था और उसे लगा कि शायद डेविड मर चुका है। असलियत में वो केवल 2 छोटे क्रिएचर थे। डर कर डेविड ने सूट छोड़ दिया और खुद सतह तक तैरकर वापस आने में सफल रहा। ऊपर पहुंचकर दोनों ने कुछ पुराने बॉक्सेस भरे, उनमें डायनामाइट थी। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। उन दोनों ने फिर मिलकर एक योजना बनाई। लाइट हाउस के चारों ओर सुरक्षा के लिए 2 परतों में डायनामाइट बिछा दी। समुद्र के तट पर फैली खामोशी के बीच डेविड और क्रोनर ने ठान लिया था कि अगली बार जब भी वो क्रिएचर्स हमला करेंगे उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। इस महीने यूं ही बीत गए और सर्दियों का मौसम आ गया। बर्फ गिरने लगी, समंदर की लहरें जम सी जाने लगी और हैरानी की बात ये थी कि अचानक से सारे हमले बंद हो गए थे। क्रिएचर्स गायब हो गए थे। डेविड को ये राहत तो मिली, लेकिन क्रोनर को इस चुप्पी में भी शक नजर आने लगा। उसे लगा शायद अनारिस ने ही इन क्रिएचर्स को खबरदार कर दिया है और यही सोचकर उसने अनारिस पर और भी अधिक जुल्म ढाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार डेविड चुप नहीं रहा। उसने बीच बचाव किया और क्रोनर को रोक लिया। दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। योजना ये थी कि लाइट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए और जैसे ही क्रिएचर्स भीतर घुसे डायनामाइट से उन्हें उड़ा दिया जाए। क्रोनर ने चालाकी दिखाई। उसने अनारिस को लाइट हाउस की छत पर खड़े होकर चीखने को कहा। अनारिस की चीख समुद्र में गूंज उठी। ये सुनते ही समुद्र की गहराइयों से क्रिएचर्स गुस्से में उबल पड़े। उन्हें लगा ये मौका है अनारिस को छुड़ाने का। वो तेजी से बाहर निकले और सीधे गेट की तरफ बढ़े। जैसे ही वे गेट से भीतर आए, उन्होंने डेविड पर हमला किया। डेविड ने जान लगा के अपनी जान बचाई और खुद को छुड़ा लिया। इस बीच पूरा झुंड लाइट हाउस के चारों ओर उमड़ पड़ा। क्रोनर ने तुरंत डायनामाइट का लीवर दबा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ब्लास्ट फेल हो गया। असल में डेविड ने वायरिंग को पहले ही खोल दिया था और क्रोनर उसे वापस जोड़ना भूल गया था। हालात खतरनाक थे। डेविड भागता हुआ ऊपर गया और खुद वायरिंग को जोड़ने लगा। तब तक क्रिएचर्स दीवारों पर चढ़ने लगे। अकेला क्रोनर उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड ने पहला ब्लास्ट किया। धमाका हुआ और कई क्रिएचर्स टुकड़ों में बिखर गए, लेकिन अभी बहुत से मॉन्स्टर्स बचे थे। मजबूरी में क्रोनर ने दूसरा ब्लास्ट भी कर दिया। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा लाइट हाउस हिल गया और दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब डेविड को होश आया तो चारों तरफ लाशों का ढेर लगा था।
अनेरिस कहीं दिखाई नहीं दी। क्रोनर अब भी अपनी नफरत में डूबा हुआ था। वो उन जख्मी क्रिएचर्स को भी मारने लगा जो अब भी सांस ले रहे थे। इसी बीच डेविड की नजर एक घायल क्रिएचर पर पड़ी जिसके गले में एक छोटा सा नेकलेस लटक रहा था। उसकी आंखों में तड़प और मासूमियत देखकर डेविड का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि अब तक उन्होंने जो भी किया वो एक बहुत बड़ी गलती थी। ये क्रिएचर्स भी परिवार वाले जीव थे जिनकी अपनी दुनिया थी, बस वे इंसानों की भाषा नहीं बोल पाते थे। डेविड को पहली बार समझ आया कि इस युद्ध ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी, कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए सिर्फ इंसानी गलतफहमी की वजह से। अगले दिन उसने समुद्र किनारे छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा। वे क्रिएचर्स के बच्चे थे, अनाथ, अपने प्रियजनों से बिछड़े हुए। डेविड का दिल और भारी हो गया। उसने किनारे पर पत्थरों का एक गोल घेरे जैसा सर्कल बनाया और उसके बीच में वही छोटी टॉय बोट रख दी जो उसने अनारिस को दी थी। उसकी उम्मीद थी कि शायद अनारिस इसे देखकर लौट आए। वो घंटों इंतजार करता रहा लेकिन अनारिस कभी नहीं आई। सुबह जब नींद खुली तो डेविड ने देखा कि क्रोनर गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास पुरानी चीजों का एक बॉक्स पड़ा था। डेविड ने उसमें झांका और जैसे ही उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी वह दंग रह गया। फोटो में वही औरत थी जिसकी तस्वीर उसने पहले दिन ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी और उस तस्वीर में उसके साथ खड़ा कोई और नहीं बल्कि क्रोनर खुद था। अब राज खुल चुका था। असल में मौसम विभाग का अफसर रॉबर्ट मरा नहीं था, उसने अपनी पहचान बदल ली थी। वही क्रोनर बनकर अब इस आइलैंड का मालिकाना हक जमाए बैठा था। उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि वो इस आइलैंड से कभी वापस जाना ही नहीं चाहता था। ये सच जानकर डेविड की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे समझ आया कि शायद वो अब कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ देर बाद शाम को जब डेविड समुद्र किनारे गया तो उसने देखा कि उसके बनाए सर्कल के बीच रखी छोटी नाव अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक छोटा सा क्रिएचर बच्चा खड़ा था। उसके हाथों में वही टॉय बोट थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती लकड़ी उठाई और सर्कल के बीच में रख दी। ये संकेत था कि उसका इरादा अब लड़ाई का नहीं है, वो दोस्ती चाहता है, शांति चाहता है। थोड़ी ही देर में समुद्र की लहरें तेज हुई और अनारिस बाहर आई। उसके पीछे पूरा झुंड भी उभर आया, लेकिन इस बार किसी ने डेविड पर हमला नहीं किया। सभी शांत थे, जैसे अब वे भी समझ गए हों कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। वे सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना चाहते थे। लेकिन तभी वहां क्रोनर बंदूक लिए पहुंच गया। उसके मन में अब भी वही पुरानी हट थी। उसे लगा कि अगर शांति हो गई तो उसका राज कहाँ रहेगा, उसकी बादशाहत कहाँ बचेगी। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की, ये लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं। लेकिन क्रोनर किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो अनारिस पर चिल्लाया, अंदर जाओ। लेकिन ये पहली बार था जब अनारिस ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब वो उसकी गुलाम नहीं रही। ये देखकर क्रोनर अंदर ही अंदर टूट गया। उसे महसूस हुआ कि अब कोई भी उसकी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। गुस्से में उसने लाइट हाउस की ओर रुख किया और सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ा। आग का गोला सीधा जाकर एक छोटे क्रिएचर बच्चे से टकराया और उसी पल उसकी मौत हो गई। ये दृश्य देखकर सब क्रिएचर्स डर के मारे समुद्र की ओर भाग गए। अनारिस ने भी डेविड पर से भरोसा खो दिया। डेविड का खून खौल उठा। वो भागता हुआ लाइट हाउस पहुंचा और क्रोनर से भिड़ गया। क्यों किया तूने ये सब? ये तो बस शांति चाहते थे। लेकिन क्रोनर अब पूरी तरह पागलपन में डूबा हुआ था। उसने लोहे की छड़ उठाई और डेविड पर हमला करने के लिए झपटा। तभी डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट, रुक जाओ। ये सुनते ही क्रोनर एकदम ठिठक गया। डेविड ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम खूनी नहीं हो, ये सब तुम नहीं हो रॉबर्ट। और ये सच था। असल में रॉबर्ट कभी ऐसा इंसान था ही नहीं। इस आइलैंड पर अकेलेपन और डर ने उसे मानसिक रूप से बीमार कर दिया था। अकेलापन, अपनी पत्नी की मौत का गहरा घाव और लगातार बढ़ता डिप्रेशन, इन सब ने मिलकर क्रोनर को ऐसा इंसान बना दिया था जैसा वो असल में कभी था ही नहीं। जब क्रोनर को ये एहसास हुआ कि ये क्रिएचर्स दरअसल कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पछतावे ने उसकी रूह को जकड़ लिया था। गिल्ट से भरे दिल के साथ क्रोनर ने आखिरकार उन क्रिएचर्स के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। उसने अपनी पलों में समुद्री जीवों ने उसे घेर लिया और उसका अंत कर दिया। उधर डेविड लाइट हाउस के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेता है। वक्त गुजरता गया। इस तरह एक साल बीत गया। एक दिन लंबे इंतजार के बाद उस आइलैंड पर एक सरकारी जहाज पहुंचा। जहाज से एक नया सरकारी अफसर और उसके साथ एक नया वेदर ऑफिसर उतरा। उनका काम यहाँ की वेदर मॉनिटरिंग संभालना था। कैप्टन ने जब पुराने अफसर यानी डेविड के बारे में पूछा तो डेविड ने सीधा सच बताने के बजाय वही कहानी दोहराई कि वो पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। नए अफसरों ने भी यही मान लिया कि डेविड यहीं कहीं गुम हो गया। चुप रहा, धीरे धीरे बैल्कनी की तरफ बढ़ा और समुद्र की ओर देखने लगा, बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी क्रोनर ने नहीं छोड़ा था। दूसरी ओर अनेरिस और उसका परिवार अब शांति से जी रहा था। उन्हें किसी इंसान के जुल्म या क्रोनर जैसे पागलपन का डर नहीं था। वे समुद्र की गहराइयों में भी और आइलैंड के किनारों पर भी खुलकर सांस ले सकते थे। आजादी उनका हक थी और अब उन्हें ये आजादी मिल चुकी थी। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।